हे एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है माय लाइफ लेंस डायरीज यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी की, जिसने एक वीडियो बनाया है फ्लैट अर्थ के ऊपर और उसमें यह साबित कर रहा है कि फ्लैट अर्थ पर मानने वाले फिर फ्लैट अर्थर जो हैं वो कितने बेवकूफ़ हैं। तो हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि वाकई में क्या फ्लैट अर्थ इतने बेवकूफ़ हैं या फिर ध्रुव राठी जो हैं वो एक इफेक्ट का शिकार हो रहे हैं जिसे हम कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जिस इफेक्ट में लोग कम नॉलेज होने पर अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। तो हम देखेंगे कि फ्लैट अर्थ क्या वाकई में डम है। तो हम वीडियो को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। या बाइबल या कुरान में ऐसा कुछ लिखा गया है? और आखिर क्या कारण है कि लोग ऐसी बेवकूफी भरी थ्योरी में यकीन कर बैठते हैं? अब आज के जमाने जैसा कि आपने देखा, इन्होंने इंट्रो चलाया, यहाँ पर मैंने बहुत सारे कट्स लगाए हुए हैं जो कि बहुत अननेसेसरी चीजें। यहाँ पर उन्होंने 4 मिनट तक एक मैड माइक के बारे में कहा और उसके बारे में बाद में जाकर वहाँ कहते हैं कि वो जो है फ्लैट अर्थर नहीं था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ध्रुव राठी हैं अपनी वीडियो को लंबा खींच रहे हैं, जिसमें कोई भी मतलब नहीं बनता है, बस एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए यहाँ पर लंबा खींच रहे हैं और उसमें बहुत सारी इधर उधर की बातें वहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो 4-5 मिनट का पहला जो सेक्शन है उसको मैंने काट दिया है। जो मेन मुद्दा है, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जिस पर जवाब देना, वो सिर्फ यहाँ पर अवेलेबल। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ चित्र चला दिया कि इस तरह से जो है एक थाली के शेप में जो फ्लैट अर्थ है वो दिख रहा है। कि फ्लैट अर्थ क्या वाकई में ऐसा ही है? क्योंकि मैंने जहां तक फ्लैट अर्थ पर रिसर्च किया है तो किसी का भी ऐसा क्लेम नहीं है कि फ्लैट अर्थ ऐसा है और उसके साइड में जाने से आप गिर जाओगे या फिर अंटार्कटिका के बाद अगर आप जाओगे तो वहां से गिर जाओगे, जो कि यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। तो जो यहाँ पर ध्रुव राठी शो करने की कोशिश कर रहे हैं में जहां इंटरनेट है, एरोप्लेन्स हैं, स्पेसशिप्स हैं, वहां अनगिनत तरीके हैं ये साबित करने के कि हमारी धरती एक्चुअली में एक गोला है। लेकिन दिलचस्प बात पता है क्या है दोस्तों? आज से हजारों साल पहले रहने वाले लोगों को भी इस चीज का अंदाजा हो गया था बिना इन सारी चीजों के। 500 बीसी के अराउंड एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस ने चांद और सूरज की तरफ देखा और नोटिस किया कि ये तो गोल है, और सिर्फ अपने इंट्यूशन के बल पे ये अंदाजा लगाया कि अगर ये गोल है तो धरती भी गोल ही होगी। फिर आए तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आजकल इंटरनेट है, फलाना है, ये है, वो है। और आज से कई साल पहले पाइथागोरस ने जब देखा कि सूरज और चांद दोनों जो है स्फेरिकल हैं, तो इस बेस पर उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि जब सूरज और चांद स्फेरिकल हैं तो हमारा अर्थ भी स्फेरिकल होगा। सिर्फ अपने इंट्यूशन के बेस पर उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया। यहाँ पर अभी ऐसा ध्रुव राठी जैसे इंट्रो देके आए थे तो लगने वाला लगा था कि कोई साइंटिफिक एविडेंस लेके आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर खुलासा करने वाले हैं। लेकिन अगर आप वीडियो को देखें गौर से तो उसमें कुछ भी नहीं है। बस ये बात कह दी गई कि ऊपर हमने आसमान में देखा सूरज और चांद जो है वो गोल है, दैट्स वाई अर्थ भी गोल है। और जो पाइथागोरस का मानना था उसी को लाकर यहाँ पर थोप दिया। एरिस्टोटल 350 बीसी के अराउंड उन्होंने नोटिस किया कि जब लूनर एक्लिप्स होता है, धरती की शैडो मून पर पड़ती है तो वो भी एक राउंड शेप में आती है। और साथ साथ उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब तो उन्होंने देखा कि अरिस्टोटल ने देखा कि जब धरती की शैडो पड़ती है मून पर, तो पहली बात यहाँ पर धरती की शैडो मून पे पड़ती है, ये आपने कहां से देख लिया? कि आपको अंतरिक्ष में बिठाया गया है कैमरा लगा के कि आपने देख लिया कि वहां पर धरती की शैडो जो है वो पड़ती है? तो या फिर एरिस्टोटल को क्या पता था कि धरती की शैडो वहां पर पड़ रही है? कोई भी एक ब्लैक कलर का अगर वहां पर शैडो पड़ रहा है तो उसको आपने धरती की शैडो बता दिया, और ये भी बता दिया कि धरती की शैडो वहां पर स्फेरिकल पड़ रही है। जबकि वहां पर एक ऐसा इस तरह का डिजाइन शेप बन रहा है शैडो का, उसको आपने स्फेरिकल कह दिया कि उससे अंदाजा लगा लिया कि वो क्या है, आपका स्फेरिकल है। जबकि एक थाली को भी अगर आप इस तरह से रखोगे तो भी उसका शेप वैसे ही बनेगा। तो कोई भी ऐसा शेप है जो ऐसे करके शेप है जो स्फेरिकल नहीं है, उसको भी अगर आप उस पर लाइट डाल के उस पर शैडो क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही बनेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा है वाकई में, मैं ये कह रहा हूं कि इससे साबित नहीं होता कि स्फेरिकल है। समुद्र में जहाजों को देखते हैं, दूर के जहाज जो होराइजन पर दिखाई देते हैं, जब वो आ रहे होते हैं पास तो सबसे पहले उनका ऊपर का हिस्सा हमें दिखता है, धीरे धीरे बीच का हिस्सा और लास्ट में हमें उनका बॉटम वाला हिस्सा दिखता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरती कर्व्ड है और गोल है। फिर 200 बीसी में आए इराटोस्थेनेस, इन्होंने कुछ लकड़ियों को जमीन। तो देखिए, जैसे सिप वाला आर्गुमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा दिया जाता है कि सिप का जो है पहले ऊपरी भाग दिखता है, फिर उसका मध्य भाग दिखता है, फिर उसका निचला हिस्सा दिखता है जब वो हॉराइजन से इधर आ रहा होता है। तो यहाँ पर बहुत लोगों ने देखा कि कैमरे में जूम करके जहां पर हॉराइजन में सिप जो है छुप गया था, लेकिन फिर बाद में कैमरे से वो वापस आ गया। तो इसका जो इफेक्ट है ये अगर आप देखेंगे कि वहां पर बहुत सारी वेव्स होती हैं, तो छोटी छोटी वेव्स जो हैं वो पर्सपेक्टिव के कारण इतनी बड़ी दिखती हैं कि वो सिप का बहुत ज्यादा हिस्सा को जो है छुपा सकती हैं। अगर आप पर्सपेक्टिव के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल में सर्च करके देख सकते हैं पर्सपेक्टिव क्या होता है। कि जब दूर चीज चली जाती है तो बहुत छोटी नजर आती है, वो बहुत छोटी नजर आती है, और उसके सामने में अगर कोई एक छोटा सा ऑब्स्टेकल भी आता है तो इतना बड़ा दिखता है कि वो पूरी उस चीज को छुपा सकता है। अगर आप दूर कोई चीज देख रहे हैं और आपके सामने में एक ऑब्स्टेकल आ जाता है और वो ऑब्स्टेकल बहुत ही छोटा क्यों ना हो, वो बड़ी सी चीज को छुपा सकता है।
तो इस पर्सपेक्टिव के बारे में आप गूगल में सर्च करके भी जान सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव की बात को यहाँ पर छुपाया जा रहा है हॉराइजन में शिप की बात करके। में डाला और दोपहर के समय में शैडोज को ऑब्जर्व किया। एक लकड़ी को एक जगह रखा और दूसरी लकड़ी को उससे किलोमीटर दूर रखा। देखिए यहाँ पर फिर इराटोस्थेनिस की बात कर रहे हैं कि इराटोस्थेनिस ने 2 लकड़ियां गाड़ दी और 2 लकड़ियां गाड़ने के बाद देखा कि उनके दोनों शैडोज जो हैं वो अलग अलग पड़ रहे हैं, तो लिहाजा ये कर्व है। क्या आपको लगता है कि 2 लकड़ियां ऐसे गाड़ देने पे उनके शैडोज अगर अलग अलग पड़ रही हैं तो कर्व है? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर देखूं तो मैंने भी बहुत सारी लाइटें लगाई हुई हैं, तो अगर यहाँ पर भी मैं 2 अलग अलग जगह पे ये गाड़ूंगा तो वहां पर भी शैडो अलग ही दिखेगी, शैडो का लेंथ अलग दिखेगा। दैट डजंट मीन कि मैंने यहाँ पर जो मेरा जो सरफेस है वो कर्व्ड है, ये फ्लैट सरफेस पे भी ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो एराटोस्थेनिस का जो हाइपोथेसिस है या फिर उनका जो अजम्पशन है वो ये है कि जो सूरज से आने वाली रेज हैं वो पैरेलल टू ईच अदर हैं, जो कि हम यहाँ पर साबित नहीं कर सकते कि सूरज से आने वाली रेज जो है पैरेलल है। आप समझिए कि एक स्फेरिकल चीज है, उसके चारों ओर ऐसे लाइट निकल रहा है, तो फिर बाद में जाके आगे जाके वो पैरेलल टू ईच अदर कैसे हो सकता है? और इराटोस्थेनिस के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहली गलती ये उन्होंने कर दी क्योंकि पहले ही वो मान के बैठ गए थे कि अर्थ जो है स्फेरिकल है, और उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट के पहले जब उन्होंने अजम्पशन कर ही लिया है कि अर्थ स्फेरिकल है तो फिर एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब भी नहीं बनता यहाँ पर। दोनों लकड़ियों की शैडोज में थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे और इसके बेसिस पर उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस करी और अंदाजा लगाया कि धरती का सरकमफ्रेंस करीब 37,500 किलोमीटर और 50,000 किलोमीटर। उन्होंने खंबा गाड़ के उन्होंने धरती का सरकमफेरेंस भी निकाल दिया, किलोमीटर के बीच में होगा। बाद में हमें पता चला कि एक्चुअल सरकमफ्रेंस 40,075 किलोमीटर था। बाद में 1600s में जब तक आइजैक न्यूटन आए इस चीज को फॉर ग्रांटेड माना जाने लगा था कि धरती गोले की शेप में है और कोई भी इस चीज पर डाउट नहीं करता था। लेकिन 1865 में फिर आता है एक यहाँ पर आप सुन सकते हैं ध्रुव राठी कहते हुए कि फॉर ग्रांटेड माना जाने लगा था, यानी कोई एविडेंस हो या ना हो, बस कुछ लोगों ने कह दिया, पाइथागोरस ने कह दिया, एरिस्टोटल ने कह दिया अपने इंट्यूशन के बेस पे, फिर फॉर ग्रांटेड माना जाने लगा। मतलब किसी ने साबित नहीं किया था, फॉर ग्रांटेड माने जाने लगा। महान आदमी सैमुअल रोबॉटम नाम से जो लिखता है ये महान किताब जेटेटिक एस्ट्रोनॉमी अर्थ नॉट अ ग्लोब, इस किताब को एक क्लासिक माना जाता है आज की फ्लैट अर्थ कम्युनिटी की। एक किताब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जेटेटिक एस्ट्रोनॉमी अर्थ नॉट अ ग्लोब, सैमुअल रोबॉथम के द्वारा, और इसको बता रहे हैं कि क्लासिकल बुक माना जाता है फ्लैट अर्थर के द्वारा। तो मैंने जितने भी फ्लैट अर्थर से बात किया जो मेरे पहचान में है, तो उन्होंने इसको नकार दिया कि इसको वो क्लासिकल नहीं मानते हैं इस बुक को। और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं ध्रुव राठी, ये भी हम देखते हैं दोबारा। तो देखिए कैसे यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, कैसे यहाँ पर ज्योमेट्रिकल चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं, लेकिन आगे वीडियो में क्या कर रहे हैं ध्रुव राठी, ये देखिए। इस किताब के अंदर लिखी गई सैमुअल की कुछ मेन आर्ग्यूमेंट्स सुनिए। कह रहे हैं कि किताब में मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या कह रहे हैं, देखिए। तो आपने देखा किताब का कुछ व्यू दिखाया उन्होंने कि इसमें ज्योमेट्री की बात की गई है, वहां पर कैसे कर्वेचर की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर मेन आर्ग्यूमेंट क्या बता रहे हैं, देखिए। ये बंदा कहता है कि जब भी मैं समुद्र में जाता हूं और दूर देखता हूं तो होराइजन हमेशा फ्लैट दिखाई देता है, और अगर धरती गोल होती तो ये फ्लैट नहीं बल्कि कर्व्ड दिखता। आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं किताब से कि वो होराइजन जो है फ्लैट दिखता है, सो दैट्स व्हाई अर्थ फ्लैट है, वो कर्व नहीं दिखता इसलिए कर्व नहीं है। मतलब ये किताब एक इंसान लिख रहा है जेटेटिक एस्ट्रोनॉमी, तो उसका मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि जो है अर्थ कर्व, होराइजन कर्व नहीं दिखता है, दैट्स व्हाई अर्थ कर्व नहीं है। तो आप ये यकीन कर सकते हैं कि एक किताब किसी ने लिखा है और उसका यही आर्ग्यूमेंट मेन आर्ग्यूमेंट है कि मैंने क्योंकि देख लिया होराइजन फ्लैट है तो फ्लैट है, तो फिर किताब लिखने की क्या जरूरत है। दिखाई देता। इसके अलावा जितनी भी लेक्स हैं, जितने भी ओशंस हैं, उन सब के ऊपर जो पानी का लेवल होता है वो फ्लैट होता है, वो कर्व्ड नहीं होता। और जमीन पर भी इसका कहना था कि जमीन कभी कर्व्ड नहीं दिखती इसे, और चीजें कितनी भी दूर दिख रही हों वो हमेशा दूर दिखती रहती हैं, कभी भी दिखनी बंद नहीं। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक बात कही कि चीजें कितनी भी दूर हम देखते रहे तो चीजें दिखती रहती हैं, यानी हम यहाँ पर अगर देखना शुरू कर दें तो फिर हम बुर्ज खलीफा भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो हॉराइजन है वो लिमिट है हमारा, हॉराइजन जो है ना वो लिमिट है, वहां तक हम देख सकते हैं। अगर हम अपने लिमिट को क्रॉस करना चाहते हैं तो फिर हमको टेलीस्कोप या फिर हमको ज्यादा जूम कैपेबिलिटी वाला कैमरा यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो कैमरा जो है कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो अगर सामने आ गया है उसको भेद नहीं सकता। यानी एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, अब बिल्डिंग को भेद के मैं बुर्ज खलीफा देखूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक पहाड़ है, पहाड़ को भेद करके मैं आगे का सीन देख लूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जो आइज हैं उनका भी कोई लिमिट है, जो हॉराइजन दिख रहा है हमको वो इसी वजह से है क्योंकि हमारी आइज की लिमिट जो है हॉराइजन तक ही देख पाने में समर्थ है, हम आगे तक जितना देखना चाहें देख नहीं सकते। में इसलिए धरती फ्लैट है, गोला नहीं है। इसने अपने इस अप्रोच को जेटेटिक करके पुकारा कि सिर्फ जो आंखों से दिखता है उस पर यकीन किया जाएगा। मतलब बाकी सारे साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स इसकी बातें सुनते तो अपना माथा पीटने लग जाते हैं। इसने अपनी एक नई
मैं तो कहता हूं कि सबसे नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी अगर इस बात को समझ ले और इसकी बातें सुने तो वो अपना माथा पीट ले, कैसे इलॉजिकल बात यहाँ पर ध्रुव राठी कर रहा है। थ्योरी बनाई कि धरती कुछ ऐसी दिखती है, बीच में नॉर्थ पोल है, पूरी धरती फ्लैट है और चारों तरफ एंड में एंटार्क्टिका की बड़ी बड़ी आइस की पहाड़ियां। उन पहाड़ियों को पार कर लिया तो धरती से नीचे गिर जाओगे। पहाड़ियों को पार कर लिया तो धरती से नीचे गिर जाओगे, मतलब ओवर जनरलाइजेशन कर रहे हैं, स्ट्रॉमैन यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी जो बिलीफ है ही नहीं, स्ट्रांगली बिलीफ उसको कोई मानता ही नहीं है, उस तरह की बिलीफ को प्रोड्यूस करके उस पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। यानी स्ट्रॉमैन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉमैन पॉलिसी यहाँ पर वो क्रिएट कर रहे हैं। कुछ फ्लैटर थ्योरी में मानने वाले लोगों का इसका उल्टा मानना है। वो कहते हैं कि एंटार्क्टिका की जो पहाड़ियां हैं कभी खत्म ही नहीं होती है, एंडलेसली इन्फिनिटली चलती रहती है। इस फ्लैट अर्थ में सूरज और चांद का क्या होता है, रात और दिन कैसे होते हैं, इसको लेकर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल प्रपोज किया गया है इन लोगों के द्वारा। ये देखिए, इनके हिसाब से सूरज और चांद सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमते रहते हैं धरती के ऊपर और उनकी रोशनी एक स्पॉटलाइट की तरह पड़ती है एक एरिया पर। अमेरिका में फ्लैट अर्थ ने ऐसा बताया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरह से स्पॉटलाइट है, फलाना है, ये है, वो है, कुछ भी हो सकता है। उस पर अभी हमारा कोई रिसर्च नहीं है तो हम किसी चीज को क्लेम नहीं कर सकते। तो ये जो चित्र दिखा रहे हैं ऐसे स्पेस पे लटका हुआ है, पहले बात जो फ्लैट अर्थ पे मानते हैं तो फिर वो स्पेस पे भी नहीं मानते, इस तरह के आउटर स्पेस में। कम्युनिटी के द्वारा ये जो रिसेंट मॉडल प्रपोज किया गया है, इसके अनुसार सन और मून सिर्फ 50 किलोमीटर के डायमीटर में और धरती के ऊपर करीब 5500 किलोमीटर की हाइट। किसी ने मॉडल भी यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया है, तो ऐसा मॉडल अगर किसी ने प्रोड्यूस कर दिया है तो उसको रिफ्यूट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मॉडल अपने तरीके से कोई भी कुछ प्रोड्यूस कर सकता है। पर सर्कल करते हैं, लेकिन असलियत में जैसा हम जानते हैं सन करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है धरती से। असलियत में जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि ध्रुव राठी ने खुद फीता लेके नापा था, ध्रुव राठी को साइंटिस्ट लोगों ने जैसे बता दिया वो अब बता रहा है, तो जैसा कि हमें बताया गया है ये बोलिए, जैसा कि हम जानते हैं। नोइंग इज नॉट समथिंग विच वी हैव हर्ड, जो हम सुनते हैं वो नोइंग नहीं है, नोइंग अलग चीज होती है। और मून करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है धरती से, इस बात को। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इस चीज को लिटरली इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं भाई बाइबल में पर कुछ रिलीजियस इंटरप्रिटेशन की भी बात करेंगे ध्रुव राठी। तो ध्रुव राठी जो है वो ऑलराउंडर हैं। तो एक हमारे फ्लैट अर्थर हैं, उन्होंने भी कहा था कि ध्रुव राठी नोज एवरीथिंग अबाउट नथिंग। तो मैं भी वही कहना चाहूंगा कि ध्रुव राठी हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान ना दें, बल्कि किसी अगर चीज में बारे में ज्ञान देना चाहते हैं तो प्रॉपर उसका ज्ञान हासिल करके फिर ज्ञान दीजिए। 4 कॉर्नर्स ऑफ अर्थ लिखा गया है, इसका मतलब कि अर्थ स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप में। कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ अगर बाइबल में लिखा गया, उसका ये मतलब नहीं है कि 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ है, उसका मतलब वो है जो ध्रुव राठी बताएंगे, क्योंकि ध्रुव राठी जो है बाइबल के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। होगी 1893 में बनाए गए इस नक्शे को देखिए, इसमें अर्थ को एक स्क्वायर की तरह दिखा रखा है जिसके 4 कोने में 4 एंजल्स मौजूद हैं के लिए। चैप्टर 71 वर्स 19 में यहाँ पर कुरान की बात कर रहे हैं, कुरान को भी अपनी तरीके से कैसे इंटरप्रेट करते हैं देखिए। लिखा गया है, एंड अल्लाह हैज मेड द अर्थ फॉर यू स्प्रेड आउट एज अ कारपेट। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, स्प्रेड आउट एज अ कारपेट। कारपेट कैसे होता है, फ्लैट होता है, लेकिन आगे की बात में देखिए कारपेट को कैसे ये मिक्स कर देंगे। अब जिन लोगों को मिस इंटरप्रेट करना है वो कहते हैं कि स्प्रेड आउट एज अ कारपेट का मतलब है बिल्कुल फ्लैट, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि स्प्रेड आउट का मतलब है चारों। स्प्रेड आउट का मतलब है, स्प्रेड आउट एज अ कारपेट का मतलब क्यों नहीं बता रहे आप? जब हम बताया कि स्प्रेड आउट एज अ कारपेट, हमने जमीन को बिछौना बना दिया है, बेड बना दिया है, हमने जमीन को मुस्तकर बना दिया, यानी स्टेशनरी, करार पकड़ने वाला बना दिया। अब इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करके और एक आयत अगर लिया तो उसका भी ट्रांसलेशन को गलत बता के उसमें से एक वर्ड हटा देके आप यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हो। तो फैला हुआ, वास्ट, एक्सपेंसिव, एक्सेसिबल बनाया धरती को। बट वैलिस ने इस बेट को लिया और अपना एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया इसे गलत साबित करने के लिए। वो सेम नदी में गए और इस नदी वॉलिस नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस पर देखिए थोड़ा। नदी में एक ब्रिज के ऊपर एक ब्लैक बैंड लगा, तो ब्रिज के ऊपर एक ब्लैक बैंड लगा देते हैं, उसको दूर से देखते हैं और दूर से देखने के लिए वो क्या करते हैं देखिए, 13 फीट ऊंची हाइट पर। फिर ये इस नदी से 6 मील दूर गए और एक टेलीस्कोप से देखा इसे। लेकिन इस बार रिफ्रैक्शन को खत्म करने के लिए इन्होंने एक बीच में भी पोल खड़ा कर दिया। पोल खड़ा कर दिया तो रिफ्रैक्शन खत्म हो गया। इतना इलॉजिकल बात मैं आज पहली बार सुन रहा हूं। यहाँ पर आप पूरा देखिए कितना बड़ा बेवकूफ है। साइंस का एस भी इसको मालूम नहीं है। ध्रुव राठी को इस बात से पता चलता है 2 बॉल गाड़ देने से रिफ्रैक्शन खत्म हो गया। अब यहां पर देखिए आगे 3 मील का जो मिड पॉइंट था वहां पर भी एक पोल खड़ा कर दिया जिसपे 13 फीट की हाइट पर एक डिस्क लगाई गई और एक 9 फीट की हाइट पर डिस्क लगाई गई। अगर अर्थ फ्लैट है तो इस ब्रिज पे लगा हुआ ब्लैक बैंड इन्हें अपने टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बीच में जो पोल आ रहा है उस पर लगी हुई ऊपर की डिस्क उसे ब्लॉक कर देगी, उसके बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में आएगी। देखिए चित्र को गौर से देखिए, मतलब टेलीस्कोप पूरा सीधा देख रहा है किसको, उसी ब्लैक स्पॉट को देख रहा है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जो आने वाली रेज है वो टिल्टेड हो जाएगी। यहां पर तो सीधा जा रहा है, तो रिफ्रैक्शन है ही नहीं, आप मान रहे हो। वो बीच में जो खंबा 2 गाड़ दिया बॉल वाला, उससे क्या होगा? तो आप यहां पर तो मान रहे हो रिफ्रैक्शन वो टिल्ट हुआ ही नहीं है, रिफ्रैक्टेड हुआ ही नहीं है, मान रहे हो आप।
लेकिन जब एक्चुअली में इन्होंने देखा तो इन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया। इन्हें ब्लैक बैंड दिख रहा था और उसके ब्लैक बैंड उनको नीचे दिख रहा था क्योंकि कर्व था। तो ये जो बीच में जो दो पोल्स, बीच में जो दो बॉल था वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ गया क्योंकि कर्व है ना, तो ये बॉल वाला जो पार्ट है ऊपर की तरफ उठ गया और ये यहां से नीचे से देख रहे हैं उसको। देखिए किस तरह से डायग्राम बनाया हुआ है। ऊपर डिस्क्स दिख रही थी दोनों। ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब धरती, इसको कर्वेचर इस तरह से बनाया, वो जो ब्लैक वाला जो बॉल वाला है वो ऊपर थोड़ा उठ गया क्योंकि कर्वेचर की वजह से। और यहां पर देखिए सीधा लाइन यहां पर खींच दिया। जब आप बोल रहे थे रिफ्रैक्शन को हटाना है तो यहां पर सीधा लाइन क्यों खींच दिया आपने? रिफ्रैक्शन कहां पर है? जब लेजर एक्सपेरिमेंट होता है तो आप कहते हो कि रिफ्रैक्शन को अकाउंट में नहीं लिया गया, तो यहां जो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो यहां पर भी तो रिफ्रैक्शन को अकाउंट में नहीं लिया गया, सीधा दिखाया गया है। और बाद में शुरू में आपने रिफ्रैक्शन को हटाने के लिए दो बॉल जोड़ दिया गया। ये बोल देने से रिफ्रैक्शन हट नहीं जाएगा, जबकि आप डायग्राम में दिखा रहे हो कि जो लाइन है वो सीधा है, जो रेज है वो सीधी जा रही है। में एक कर्वेचर हो जिसकी वजह से डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। बीच वाले पोल पर लगी दोनों डिस्क्स उन्हें अपने ब्लैक बैंड से ऊपर दिखी। हालांकि इन्होंने शर्त जीत ली, लेकिन उस बंदे ने इन्हें कभी पैसे नहीं दिए क्योंकि उसने कहा कि इस पर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुई थी। बहाना मार के भाग गया। तो ये था हमारे ध्रुव राठी जी का जो वीडियो था उसका खुलासा। तो आप समझ गए होंगे ध्रुव राठी जी ने यहाँ पर कितना इलॉजिकल बात किया है या फिर लॉजिकल बात किया है, और कितना उनका ज्ञान साइंस के बारे में है, ऑप्टिक्स के बारे में है और स्फेरिकल अर्थ और फ्लैट अर्थ के बारे में है। ये भी आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लिया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिए। इन्वॉल्व हो जाइए पूरा आर्ग्यूमेंट में। मैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ इंशाल्लाह। तो आपके साथ आर्ग्यूमेंट भी करूंगा। अगर आपको कोई भी एविडेंस प्रोवाइड करना है तो इंशाल्लाह उसमें एविडेंस प्रोवाइड करेंगे जो हमसे बन सकेगा। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं हमसे व्हाट्सएप में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कमेंट बॉक्स में हमारा दे दिया जाएगा।